हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ द बिगिनिंग। आज की हम सीरीज में देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको करेक्ट करके एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम में हम देखते हैं कि रिवीजन के लिए कुछ 10 पेज के ऐसे पीडीएफ हो जो यूनिट वाइज जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए। नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इस पीडीएफ को अगर आपने कंप्लीट भी कर लिया, नॉर्मली 6-7 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 10 क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो बंडल ऑफ एयर मासिस है जो ग्रेविटी के कारण अर्थ से जुड़ा रहो। कंपोजिशन में नॉर्मली आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो गैसेज है उनको सजाने को बोल देगा। तो इनको याद करने के पहले 4 याद रख लो। नॉर्मली हम आर्गन को गलत कर देते हैं, तो आर्गन को ध्यान से याद रखना है। इसको ऐसे याद रख लेना, नेता ऑफ अरब कंट्रीज, नेता ऑफ अरब कंट्रीज। इसको ये ध्यान रखना। इनको जो नॉर्मली आएगा सीरीज में सजाना, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बन रहा है। फिर इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है ओनली 90 किलोमीटर तक है सरफेस अर्थ से पाया जाता है। अगर ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन की बात करें ओजोन की, वो पाई जाती है 20 से 25 किलोमीटर तक। उसके बाद अगर वाटर वेपर की बात करें, वाटर वेपर का कंटेंट एवरेज क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में, 0 to 5%। और ये पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है वाटर वेपर का अमाउंट। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो वाटर वेपर है वो लेस डेंस होते हैं एयर के कारण। अगर वाटर वेपर के अमाउंट ज़्यादा है किसी एयर में तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके। उसके बाद देखते हैं कि जो मोर देन 90% टोटल एटमॉस्फेयर है उसका वो मास वो 5 किलोमीटर तक की हाइट तक ही पाया जाता है। ये जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसको 5 लेयर में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हम देख रहे हैं सीरीज में। ट्रोपोस्फेयर जो कन्वेक्शनल लेयर भी बोलते हैं, और इसमें जितने भी हमारी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है वो इसी लेयर में होते हैं। तो इसकी जो हाइट की बात करें तो ये नॉर्मली एवरेज हाइट है इसकी 14 किलोमीटर। और अगर इसकी क्वेश्चन आता है कि पोल स्पेस की हाइट कितनी है, इक्वेटर पे कितनी, पोल स्पेस की हाइट है 8 किलोमीटर। एक जिसके दो कारण है, एक तो थर्मल कन्वेक्शन नहीं है पोल्स पे, और एक ग्रेविटी के कारण पोल्स पे उसकी हाइट कम है। और इक्वेटर पे हाइट है इसकी 18 किलोमीटर, पोल्स पे 8 किलोमीटर, एवरेज है 14 किलोमीटर कह रहा हूँ। ओके। वो इक्वेटर पे ज़्यादा क्यों, कन्वेक्शन करंट्स के कारण ज़्यादा इंसुलेशन मिलती है, यही रीज़न है। होमोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है उसको 2 लेयर में बांटा गया, होमोस्फेयर, हिप्रोस्फेयर। होमोस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसकी हाइट कितनी है। होमोस्फेयर में क्या है, सेम अमाउंट में गैसेज मिलती है, जितना इनका इक्वल प्रपोर्शन है उतने ही प्रपोर्शन में इनका अमाउंट होमोस्फेयर में मिलता है। होमोस्फेयर की हाइट है 18 किलोमीटर तक। होमोस्फेयर में कौन कौन सी लेयर आएगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। फिर आता है हिट्रोस्फेयर। हिट्रोस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ 80 किलोमीटर से ऊपर ही मिलेंगी, इस लेयर को हिट्रोस्फेयर बोलते हैं। अब लेयर वाइज इनके इंपॉर्टेंट कुछ क्रम्स को देखना है। ट्रोपोस्फेयर है जो मैंने बताया कि लोअर मोस्ट लेयर है, और 13 किलोमीटर से 8 किलोमीटर पोल्स पे मिलती है। और ये एटमोसफेयर का 90% टोटल एयर मास कंटेन करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या है, या फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, ट्रोपोपोज जो एक ट्रांजिशन जोन है स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर क्या कन्वेक्शनल लेयर है। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर में अपर मोस्ट लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है सबसे, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बता दी कि पोल्स पे इसकी हाइट है लगभग 8 किलोमीटर तक होती है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक होती है। और ये एटमॉस्फेयर का 90% मास कंटेन करता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है ट्रोपोपोज, जो 5 से 10 किलोमीटर की लेयर है, उसको ट्रोपोपोज बोला जाता है। ये ट्रांजिशन जोन भी है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इनमें अगर टेम्परेचर वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइट के साथ टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है। नॉर्मल लैप्स रेट जो 6.5 है, उस स्पीड से ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर घटने की बजाय इंक्रीज होगा क्योंकि ओजोन लेयर है। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में फिर से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के साथ। फिर आता है थर्मोस्फेयर। इसमें आयोनिक पार्टिकल्स होने के कारण फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। इसको ऐसे याद रख लेना। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ओजोन के कारण। मेसोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज फिर से। आइनोस्फेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करने में काम आता है। और यही ऑरोरो बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलियस होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है। साउथ पोल ऑस्ट्रेलिया से याद रखना,
साउथ पोल में होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये जो सोलर विंड्स होती है जो जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो एक मैग्नेटिक लाइट का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही सुंदर दिखती है। इनको नाम दिया गया है ऑरोरा बोरियोलिस, जो नॉर्वे वगैरह में नॉर्मल देखने को मिलता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो साउथ पोल की है, ठीक है। और उसके बाद आती है आइनोस्फीयर में कीनली हीवी साइड लेयर, जिसको ई लेयर को कीनली हीवी साइड लेयर भी बोलते हैं। ये रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करने के काम आती है। अगर इंसुलेशन की बात करें, जो इंसुलेशन से रिलेटेड इफेक्ट होते हैं कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ रिसीव होता है? इक्वेटर पे होता है, क्योंकि इंक्लिनेशन के कारण। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब आईटीसी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन किसे मिलेगा? तो 23 डिग्री लेटीट्यूड पे सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो, एवरेज तो ट्रॉपिक्स पे रिकॉर्ड होगा, बट हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे रिकॉर्ड है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो तो मिलेगा ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। इक्वेटर पे एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना। और जो थर्मल इक्वेटर माना जाता है 5 डिग्री नॉर्थ माना जाता है। एक्चुअल में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड पे नहीं है, तो 5 डिग्री लेटीट्यूड पे है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है थर्मल इन्वर्जन का। थर्मल इन्वर्जन में क्या नॉर्मल क्या देखते हैं, वार्म एयर ऊपर जाते जाएंगे, कूलर एयर और कोल्ड एयर हो जाएगी। पर थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है कि कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बनती है। एक लेयर होगी इसमें कूलर एयर, ऊपर जाएंगे तो इन्वर्जन में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन में हाइट के साथ यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। इसमें कुछ फेवरेबल कंडीशन आती है। क्वेश्चन क्या आते हैं? व्हाट आर द मेजर फेवरेबल कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन? तो याद रखना लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोकने के लिए। क्लियर स्काई, क्लाउड वगैरह होंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा रेडिएशन को निकलने में। और काल्म और स्टेबल एयर चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल विंड्स की स्पीड तेज है तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ओके। ये नॉर्मली विंटर नाइट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जब कोल्ड नाइट्स होती हैं उस टाइम टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर 6 महीने में 1-2 बार आता रहता है। क्वेश्चन के टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ इंसुलेशन सेंड करिए उसका 100% मान के चलते हैं एक बार हम, ठीक है। 100 में उसको डिवाइड कर दो, एब्जॉर्ब कितनी होती है, रिफ्लेक्ट कितनी होती है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वही एल्बिडो है। रिफ्लेक्ट कौन कौन कर रहा है? आप सोच रहे हो कि अर्थ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं। उसके रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इंक्लूड करें। क्लाउड है वो 27% रिफ्लेक्ट करता है, फिर आइस कैप्स है उनसे 2% इंसोलेशन रिफ्लेक्ट होती है, फिर आउटर एटमोसफेयर हो गया वो 6% रिफ्लेक्ट करती है। इसमें एब्जॉर्प्शन है वो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। एब्जॉर्ब यूनिट 65 अलग है, जो 14% है वो क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 51 हो गई, उसमें 51 में डायरेक्टली स्पेस में भेज दी जाती है। 34 इसका अमाउंट एटमॉस्फेरिक गैसेज और क्लाउड्स के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है। उसमें से जो इवेपोरेशन के थ्रू अगेन अर्थ दोबारा सेंड करता है 90% जो रेडिएट होती है वो इवेपोरेशन के थ्रू ही, कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही अर्थ रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ क्या करता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन उसको रिसीव होती है, वो इसको ऑब्जर्व करेगा। रात के टाइम टेम्परेचर वरना तो डिक्रीज हो जाता, पर नहीं, अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करता है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टेड में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है एल्बिडो में 27% क्लाउड्स का, फिर आइस आउटर एटमॉस्फेयर आइस कैप्स। और रिसीव एब्जॉर्ब कितनी करती है और डायरेक्टली एब्जॉर्ब कितना होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसको एक बार आप आराम से अपने पेपर नोटबुक पे खुद करके भी देख लेना। अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो नॉर्मली 6 प्रेशर बेल्ट्स हैं, 5 प्रेशर बेल्ट्स हैं। एक तो हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है, फिर हो गया सब ट्रॉपिकल, फिर सब पोलर बेल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 सेल बनेंगे। प्रेशर बेल्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी विंड्स रन करती है, चाहे वो अपर विंड्स हो चाहे लोअर सरफेस विंड्स हो। प्रेशर बेल्ट डिसाइड करेगी कि विंड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे तो कन्वेक्शन करंट राइज होते हैं, तो विंड राइज करेगी, 5 किलोमीटर पे जाके लगभग ठंडी होगी, तो इनकी डायरेक्शन हाई लो प्रेशर की तरफ जाएगी। लो प्रेशर की तरफ जैसे ही जाएगी तो ये सबसाइड करेगी 25 से 30 डिग्री पे, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल हाई। इधर से भी क्या होता है कि डायनेमिक फोर्स जो कोरियलिस फोर्स है उसके कारण विंड राइज करती है और पोलर एरिया की तरफ विंड मूव करेगी।
और इस तरह मूव करेगी तो यहाँ पे भी इस साइड की विंड आएगी तो ये ट्रॉपिकल हाई फॉर्म करेगी, यहाँ पे लो प्रेशर। तो सरफेस पे विंड की डायरेक्शन क्या होगी, ट्रेड विंड्स के फॉर्म में होगी। यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, क्योंकि कन्वेक्शन ज़्यादा इंसुलेशन के कारण कन्वेक्शन करंट राइज करके तो यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो गया। इसी के साथ जो हाई प्रेशर से विंड है लो प्रेशर की तरफ चलने स्टार्ट कर देती है, इसी को ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अगर वेस्टलीज की बात करें तो ऐसे चलेगी। उसके बाद पोलर ईस्टर्लीज होगी। याद रखना, एक बार विंड्स ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अगर याद ना हो रही हो तो ऐसे ही कुछ सेल्स बनती हैं जिनका नाम होता है हेडली सेल। सबसे पहले एक्वेशन ऐसे आ सकता है कि इनके बीच में होती है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में बीच में, ठीक है। और फिर आती है फेरल सेल जो 66 डिग्री और 30 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में होती है, उसको बोलते हैं फेरल सेल। फिर आती है सब पोलर एरिया और हाई पोलर एरिया के बीच में पोलर सेल। ये याद रह जाएगी, हेडले और फेरल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ विंड्स चलती है 30 रोरिंग 40 रोरिंग 50, चीखता साठा, नॉर्मली आपने नाम सुना होगा, हॉर्स लेटीट्यूड भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल हाई को। ये कुछ फैक्ट्स हैं प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड, याद रखना। फिर आता है वॉकर सर्कुलेशन। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन है, ये मैंने आपको बताया लेटीट्यूडनल सर्कुलेशन। उसी तरह एक वॉकर सर्कुलेशन है जो अलिनो और लानिना में देखने को मिलता है साउथ पैसिफिक में। अगर कोई पूछ ले वॉकर सर्कुलेशन क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है कि विंड ऐसे चलेगी, इस सर्कुलेशन को वॉकर सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे विंड से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि वार्म विंड्स कौन सी है, कोल्ड विंड्स कौन सी है। इसको इसके लिए आप एक बार इसको सीरीज से आराम से बैठ के याद कर लेना मैप के अकॉर्डिंग। अगर जैसे ये चिनूक विंड है, ये जो एंडीज रॉकीज है उससे नीचे ऐसे मूव कर रही है, इसका ये ड्राई एडियाबैटिक लेफ्ट साइड से ठंडी होती है, गर्म होती है, क्योंकि जैसे ये हो गया रॉकीज, ये अब सबसाइड करेगी, ठीक है। जैसे ही इस माउंटेन रेंज के साथ साथ ये उतरती है, ये होती है नॉर्मल ड्राई एडियाबैटिक रेट से ठंडी, जो है 10 डिग्री सेल्सियस। पर जो नॉर्मल लेफ्ट साइड है वो 6.5 है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो कम रहता है, पर ये ज़्यादा डिग्री जो जाती है तो वहाँ स्नो हीटर का काम करती है। यहाँ पे नॉर्मली ठंड पड़ती है, उस टाइम स्नो हीटर का काम करती है। फिर नाम याद रखना, नॉर्वेस्टर ब्लिजार्ड कनाडा में, सेंटाना ये याद रखना कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया, ठीक है। जोंडा अर्जेंटीना और लू इंडिया में, यामो और हर्मटन इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखना। बोरा इटली कोल्ड विंड, मिस्ट्रल बोरा स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल इटली में, इन सब का नाम याद रखना। और एक हबूब विंड है अफ्रीका में, इनकी एक खमसीन है, ठीक है। ये रेड रेन के लिए भी फेमस है इटली में, इनके नाम याद कर लेना। कोल्ड विंड कौन सी है और इनकी कंट्रीज कौन सी है, रीजन। ये एक बार आप इस मैप को फिर से देख लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ओके। फिर आते हैं क्लाउड्स। क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि थंडरस्टॉर्म में कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, तो क्यूमुलोनिम्बस है, ये याद रखना। ये जो वर्टिकल क्लाउड्स हैं वो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म में भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। अगर एनुअल टॉप होता है वो भी इसी में होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूमुलोनिम्बस से ही आते हैं, ओके। या फिर क्वेश्चन बन सकता है तो इनको वर्टिकल इनको सजाने को बोल सकता है, तो हाइट टू लो, इनको डिस्टेंस के हाइट के अकॉर्डिंग सजा रखा है। ट्रिक्स याद रखना, सी नाम के है वो सबसे ज़्यादा, जैसे सीरो स्टेटस है सीरस क्लाउड हाई। फिर ए से याद रखना, ए नाम से जो है एल्टो क्यूमुलस एल्टो स्टेटस, लगभग जो क्लाउड है तो इसी सीरीज के अकॉर्डिंग है। फिर आता है अस, अस से आता है स्ट्रेटो क्यूमुलस स्टेटस क्लाउड। फिर आता है निम्बो स्टेटस, इसमें भी एस नाम है। निम्बो स्टेटस से वार्म फ्रंट में रेनफॉल होती है, ये याद रखना ना, क्लाउड से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं बस। उसके बाद आते हैं फ्रंट्स। फ्रंट्स में पहले बताता हूँ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। एक तो कोल्ड फ्रंट, सबसे ज़्यादा बारिश किस में होती है, ठीक है। फिर हो सकता है कि इनकी स्टिफनेस कुछ है, इनकी ढाल कितनी है और इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये रिलेटेड क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनकी स्टिफनेस से क्वेश्चन आ सकता है या फिर कि रेनफॉल मैक्सिमम किस में होती है। तो कोल्ड फ्रंट की सबसे पहले बात करेंगे, इसकी ढाल ज़्यादा होती है। जैसे ही 1 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं इसकी ढाल 1:100 के अनुपात में होती है, ठीक है। तो मतलब ढाल ज़्यादा दिख रही है आपको। वहीं अगर इसकी 1 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी जो एंगल स्टीप स्लोप एंगल है वो 1:300 का रहता है, ये दोनों याद रखना, ओके। जो वार्म एयर है नॉर्मल एयर एक्सपेंड करेगी तो उसका एंगल मान लो जेंटल होगा, ठीक है। कोल्ड एयर एक्सपेंड नहीं करती तो उसका एंगल स्टीप है, इसे याद रख लेना, ओके। जो कोल्ड फ्रंट है
उसमें रेनफॉल लंबे टाइम तक रहती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होती है, ये भी याद रखना। इसमें स्ट्रेटस क्लाउड है। ओके, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनके डायग्राम से रिलेटेड कि कोल्ड फ्रंट में ये सिचुएशन कौन सी है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट में गुबन टाइप का रहेगा, स्टेशनरी फ्रंट दोनों एक दूसरे के सामने सामने, एक इसका हो गया, ये कोल्ड फ्रंट का साइन हो गया, ये वार्म फ्रंट का हो गया, ठीक है। ओक्लूडेड जब ओवरलैप कर जाएंगे इसका साइन ये रहेगा। फ्रंटोलिसिस में ये सिचुएशन फ्रंटोजेनेसिस है। इनसे रिलेटेड डायग्राम से ये क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी कोल्ड फ्रंट नॉर्मल, एक तो इनके स्लोप एंगल से क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल किसमें होती है, कोल्ड फ्रंट में। ओके, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी फॉर्म होते हैं, ये भी याद रखना। अब आता है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की बात में। नॉर्मली जो इन्वायरमेंट है, जैसे जैसे सबको पता है कि हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। कारण क्या है कि प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। तो वो टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज होता है, नॉर्मल एवरेज है 6.5 डिग्री सेल्सियस। ड्राई एडियाबेटिक क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। वेट एडियाबेटिक क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बता रखा है, अगर किसी को नॉर्मली समझ ना आए तो वो वहाँ से देख लेना। अगर नॉर्मली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको यहीं से रिवाइज कर लेना, ठीक है। वेट एडियाबेटिक क्या है, कन्वेक्शन करंट होते हैं। ड्राई एडियाबेटिक और वेट एडियाबेटिक सिर्फ उसी में लगेंगे। पर नॉर्मल लेफ्ट रेट है वो पूरे एयर मास का एवरेज है। ये चेंज हो सकता है, कभी ये 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या कभी 4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक हाइट में। पर ड्राई और वेट ये स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है। ये राइजिंग और डाउनवर्डिंग एयर पे ही लगते हैं, ये याद रखना, ठीक है। स्टेबिलिटी के टाइप है एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी। इनमें क्या होता है कि ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड जब नॉर्मल लेफ्ट साइड से ज़्यादा रहती है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी को फॉर्म करती है। वेट एडियाबेटिक जब नॉर्मल लेफ्ट साइड से ज़्यादा रहेगी तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का काम करेगी। ओके, उसके बाद आती है मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। इनमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड जब ज़्यादा रहेगा ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड से तो मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। जो होता है थंडरस्टॉर्म या टोर्नेडो फॉर्मेशन के टाइम। कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ये कभी कभी रहती है जब माउंटेन वगैरह की सिचुएशन हो तो वहाँ कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। बस इनके सीक्वेंस है कि इन्वायरमेंटल, जस्ट क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड इधर उधर हो रही है, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट वही है। आप इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट को इधर उधर करते जाओ, सारी चीज़ समझ जाओगे। एक बार अगर समझ ना आए तो वीडियो को देख लेना, अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ आ रखे हैं तो यहाँ से आप जस्ट रिवाइज कर सकते हो। फिर आते हैं साइक्लोन। सबसे पहले आता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन होती क्या है। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कि वरना तो हर टाइम बनते रहते हैं, समर्स में मैक्सिमम बनते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड में, फिर वही अगर साउदर्न समर होगी तो साउथ हेमिस्फेयर में फॉर्म होंगे। ये नॉर्मली होते हैं 5 से 10 से लेके नॉर्मली कई बार 5 डिग्री या फिर 25-30 डिग्री तक फॉर्म होते हैं। 5 डिग्री तक से या इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन मिलती है, वहाँ क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है। इसमें दोनों फोर्स चीज़ें काम करें, कोरियोलिस से साइक्लोजेनेसिस होता है, ठीक है। इसलिए इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होता, ये याद रखना। इसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, फेवरेबल कंडीशन। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए साइक्लोनिक वर्टेक्स के लिए। वर्टिकल विंड स्पीड ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्टिकल विंड शीयर के कारण मानसून के टाइम क्यों नहीं साइक्लोन फॉर्म होते हैं, वर्टिकल विंड शीयर के कारण। वर्टिकल विंड शीयर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और जो विंड्स होती है ये होगी 850 मिलीबार प्रेशर बार पे, 200 मिलीबार प्रेशर बार पे विंड की स्पीड कुछ अलग होगी, ठीक है। इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वही वर्टिकल विंड शीयर है। मानसून के टाइम क्या है, जो सरफेस विंड है वो भी तेज़ रहती है, ये भी तेज़ रहती है, तो वर्टिकल विंड शीयर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके कारण हमारे साइक्लोन फॉर्म नहीं होते, जस्ट यही रीज़न है, ठीक है। इसी कारण जो साउदर्न अटलांटिक ओशियन वाला रीजन है वहाँ भी फॉर्म नहीं होते। वहाँ कई बार टेम्परेचर का सिचुएशन भी कम रहती है कि सरफेस टेम्परेचर 27 पर मेन कारण है वर्टिकल विंड शीयर, ठीक है। अगर साउदर्न अटलांटिक ओशियन में बोलेंगे कि फॉर्म क्यों नहीं होते, वर्टिकल विंड शीयर हाई है इसलिए, ठीक है। इसमें साइक्लोन में क्या होना चाहिए, अपर लेवल डाइवर्जेंस, लोअर लेवल कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्ज डाइवर्ज, हवा को बाहर भी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे वाले एयर को ऊपर आना है तो। इसमें एक जेट स्ट्रीम का रोल रहता है। कई बार साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक जगह सेम लेटीट्यूड है पर एक जगह तो साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, एक जगह एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, जब ये हाई, आपने देखा कि जेट स्ट्रीम ऐसे चलती है, जो ये वाला जो सबसाइडिंग साइड होता है इसमें लो प्रेशर रहता है, और जो ये वाली है डिसेंडिंग साइड इसमें हाई प्रेशर फॉर्म रहता है। तो यहाँ पे एंटी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ये जेट स्ट्रीम का साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में रोल है, ठीक है। साइक्लोन की जैसे नॉर्मली पता है एक आई होती है,
आउटवर्ड विंड डिसेंड करती है, हॉट एयर राइजेज और रेनफॉल ऐसे ऐसे कुछ होती है। जो सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है, आई की स्पीड कम होगी पर आई के जो पहला आइसोबार है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में फ़र्क क्या है, ये डायरेक्शन का है। ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट मूव, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, क्यों करते हैं। ठीक है, ये कारण बता रहा हूँ। कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम कर रहा है। ठीक है। इसके कारण इनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट रहती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ओके। ये ऐसे ऐसे घूमेंगे तो इसके कारण इनकी डायरेक्शन भी ऐसी रहती है। ओके। टेम्परेट साइक्लोन ये बनते हैं अपने, मैंने जो फ्रंट्स बताए थे, जो फ्रंटल थ्योरी भी बजरकिंस ने दी थी, ये बनते हैं फ्रंट्स के कारण। फ्रंट में क्या होता है, वार्म सेक्टर कोल्ड सेक्टर होता है, उनके कारण ये इनसे डिफरेंट है। ये बन रहे हैं इंसुलेशन के कारण, टेम्परेचर के कारण, पर ये मैकेनिकल रीजन है इसका फॉर्म, डायनामिक फॉर्म के कारण टेम्परेट। ये टेम्परेट साइक्लोन नॉर्मली फॉर्म होते हैं हाई सब ट्रॉपिक्स में, और ये होते हैं ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिक एरिया में 5 से 30 डिग्री, और ये होते हैं 55 से 60 कह रहा हूँ। फिर आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो और साइक्लोन में कई बार कंफ्यूज होते हैं। ये लोकलाइज स्केल पे होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साइक्लोन से भी ज़्यादा। ठीक है। कंपेरेटिव इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है साइक्लोन की तुलना में। इनका कंपैरिजन आ जाए तो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज ज़्यादा होगा या फिर टेम्परेट साइक्लोन। ओके। बारिश ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होगी। ओके। ये सिर्फ सीज पे फॉर्म हो सकते हैं, पर ये लैंड और सी दोनों पे फॉर्म हो सकते हैं। टोर्नेडो क्या नॉर्मली लैंड पर फॉर्म होते हैं। आपने नॉर्दर्न इंडिया में देखा होगा, जो जो मतलब गर्मी के टाइम बथुड़िया फॉर्म होता है, वही उसी टाइम में टोर्नेडो फॉर्म एक्सट्रीम सिचुएशन है। ओके। लाइफ स्पेन क्या रहती है इसकी, रहती है 7 दिनों तक, इसकी 15 से 20 दिनों तक, क्योंकि ये फ्रंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इसकी फ्यू मिनट टू फ्यू होगा, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करता है। इसको नापने के लिए, टोर्नेडो स्केल को मापने के लिए फ्यूजिटो एक मीटर है, और ह्यूरिकेन्स को मापने के लिए जो नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, उसको सिम्पसन स्केल बोलते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्केल के। फ्यूजिटो स्केल किसके लिए यूज़ होता है, टोर्नेडो के लिए। ओके। इनके नाम है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नॉर्दर्न अटलांटिक में ह्यूरिकेन हो गया, जो नॉर्दर्न पैसिफिक है वहाँ पे होगा टाइफून। इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली वैली, बाइजू बोलते हैं फिलीपींस में। इनके जो लोकल नेम है वो भी याद रखना है। इंडिया ने स्टॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस बेस पे। एक तो इनके नाम है लॉस, डिप्रेशन, मानसूनल लॉस, मानसून डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म। इनको डिवाइड करके स्पीड में, अगर स्टॉर्म की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है तो वो साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ओके। अब आते हैं एयर मासेज पे। एयर मासेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है कि एयर मासेज कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली आप इनको रीजन से याद रख लेना, ऐसे आप सारे 15-16 सबको याद नहीं कर सकते कि कौन सी एयर मास। तो इनके 5 मेन सोर्स रीजन है, वार्म ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वाला रीजन, सब ट्रॉपिकल ओशियन हो गए। ठीक है। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हो गए ये वाले, रिलेटिवली कोल्ड हाई लेटीट्यूड ओशियन, ये हाई लेटीट्यूड कोल्ड ओशियन से ये वाला रीजन हो गया। कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, ये स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स वाला एरिया, ये चौथा नंबर हो गया। फिर आता है परमानेंटली आइस कवर्ड, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है। ये 5 एयर मासेस के सोर्स के रीजन है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जेट स्ट्रीम पे। जेट स्ट्रीम में रिलेटेड क्वेश्चन की, सबसे पहले इसको देखो कि फॉर्म कैसे होती है। फॉर्म होती है 2 फोर्सेज के कारण, एक तो होती है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। दूसरा फोर्स काम करता है इसमें कोरियोलिस। कोरियोलिस के कारण ये इनसे रिलेटेड सिर्फ इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें फोर्सेज क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस है। ठीक है। फॉर्म, ये जो आइसोबार है, जब तक ये पैरेलल नहीं हो जाएगी तब तक ऐसे ही मूव करती रहेगी। जो अगर कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम कैसे मूव होती है, आइसोबार के पैरेलल मूव करती है। ओके। इसको जियोस्ट्रोपिक विंड भी बोलते हैं। डायरेक्शन का पूछे तो वेस्ट टू ईस्ट, अमेरिका से इंडिया, ये याद रखना। और फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस। पोलर जेट की जो स्पीड है वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। ओके। जितना प्रेशर ग्रेडियंट उतनी स्पीड ज़्यादा। जेट स्ट्रीम विंटर में स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर और पोल के यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है इस कारण। फिर आते हैं कोपेन के क्लाइमेट क्लास में। इसके नॉर्मली क्या याद रखना, पहले तो ये 5 सब मेजर ग्रुप है, उनको याद कर लेना। ठीक है। इन्होंने एम्पिरिकल अप्रोच पे दिया था, वेजिटेशन के बेस पे दिया था कि वेजिटेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का ट्राई किया था। इन्होंने सबसे पहले ए रीजन था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, बी वाला ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे। फिर आएगा टेम्परेट, जो मिड लेटीट्यूड्स का रीजन है, जो मैंने टेम्परेट साइक्लोन का बताया। फिर आता है कोल्ड, और फिर है
कोल्ड ये हाई टुंड्रा रीजन कौन सा हो गया? अच वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये वाला टुंड्रा रीजन हाईलैंड्स में अच फॉर्म करेगा। ये है सब आर्कटिक डी वाला, ठीक है। इनके जो सब लेटर, पहले तो अगर ये लेटर याद हो गए, इनके सब लेटर से याद रख लेना, ठीक है। अब से क्या होता है कि कोई ड्राई सीजन में नहीं रहता, सारे साल बारिश होती है। अब में क्या होता है? मानसूनल रेनफॉल। और डब्ल्यू में क्या होता है? विंटर ड्राई होता है। ये सब वर्ड्स इसी में सेम चलते जाएंगे। पहले आप अगर इनको याद कर लोगे, उसी के बाद इन सब लेटर्स को याद करना। इनके अगर कंपैरिजन आ जाए तो 1918 और 1936 में नाम रिवाइज किया, फॉर्मेट में 1931 और रिवाइज किया था 48 में। अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इनकी जो मॉडल था एम्पिरिकल अप्रोच पे था, ये अप्लाइड अप्रोच पे था, ठीक है। अगर कोपेन का पूछे तो एम्पिरिकल अप्रोच, ये बस ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रख लेना। या फिर इनका रीजन आएगा, एक बार जस्ट देख लेना। सी एस मेनली तो मेडिटेरियन आता है सी एस, या फिर जो ये बी डब्ल्यू एच वाला सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आ जाएगा, या फिर स्टेपी वाला आ जाएगा। स्टेपी के लिए इसने एस यूज़ किया, ओके। एंग बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टेम्परेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन्होंने पोटेंशियल लीवर फॉर ट्रांसपिरेशन का यूज़ किया है। और क्लाइमेटिक ग्रुप्स इनके ये हैं मेजर मेजर। अगर थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन, इन्होंने मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, इनकी आ जाती है थर्मल एफिशिएंसी की टेबल आ जाएगी। मेगाथर्मल में थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स कितना होता है, इसको एक बार खुद से याद कर लेना। सिर्फ 5 नाम है: मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टुंड्रा, फ्रोस्ट। नॉर्मली याद हो जाएंगे, ABCD, जस्ट ये सब पार्ट कर रखे हैं, आप मेजर मेजर कर लेना। अगर फैक्ट से रिलेटेड बात करें, कुछ जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर हैजार्ड और डिजास्टर का टॉपिक भी है हमारे क्लाइमेटोलॉजी में, तो ये हैजार्ड और डिजास्टर में ही आते हैं कि IMD ने हीट वेव को कैसे क्लासीफाई किया है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा प्लेन्स में, तो हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। और कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस, हिली एरिया में उससे कम 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? डिपार्चर थोड़ा 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, तो उसको हीट वेव की सिचुएशन डिक्लेयर कर देंगे। कोल्ड वेव की सिचुएशन कब डिक्लेयर करते हैं? मिनिमम टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। ड्रोट क्या टाइप के होते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्रोट इंडिया में कब कहेंगे? जैसे इंडिया की एवरेज बारिश मान के चलो 100 सेंटीमीटर है, अगर किसी ईयर 74 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या, लो सरफेस और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है, सॉइल शॉर्टेज, उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट। वाटर स्कार्सिटी होगी तो सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। इनके नॉर्मली मेट्रोलॉजिकल याद रख लेना, और एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, ठीक है। फिर आता है क्लाउड बरस्ट एरिया। इसमें क्या होता है कि 1 घंटे में ही 100 मिलीमीटर तक बारिश एक साथ हो जाती है। जस्ट क्या हो जाता है, ये कुछ बादल फटना ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश एक समय में हो जाती है। क्लाउड बरस्ट यही होता है, ठीक है। NDMA की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो इस साल आई है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो NDMA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27 जो स्टेट है कोई और यूनियन टेरेटरी डिजास्टर प्रोन है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर हो सकते हैं, कोई अर्थक्वेक से है, कोई साइक्लोन से। तो अगर अर्थक्वेक प्रोन रीजन की बात करें, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी NDMA ने रखा है। जो अगर इंडिया का फैक्ट से रिलेटेड आएंगे कि इंडिया का इतना परसेंट एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, तो आपको ये डाटा सिर्फ याद रखना है। अगर 12% एरिया जो फ्लड अफेक्टेड है, रिवर इरोजन, जो बिहार वाला रीजन है या फिर पश्चिम बंगाल वाला रीजन, 12% ऑफ लैंड एरिया इज प्रोन टू इंडिया का टोटल लैंड का 12%, ये फैक्ट याद रखना। और सुनामी का या फिर साइक्लोन प्रोन एरियाज की बात होती है, टोटल कोस्ट लाइन है 7,516, उसमें सुनामी और साइक्लोन प्रोन एरियाज 57 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। जो कल्टिवेबल एरिया का ड्रॉट प्रोन है, ये 68% है। जो कल्टिवेबल लैंड है उसका 60% है एट एरिया ड्रॉट प्रोन। अगर बारिश नहीं होती तो वो कभी भी ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित हो सकता है, ठीक है। अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो 15% एरिया को लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित किया गया टोटल इंडिया का। और अर्बन लोकल बॉडीज़ की अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो जो 5161 अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनको अर्बन फ्लडिंग में रखा गया। अगर क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो मेनली क्लाइमेटिक रीजन्स है टुंड्रा रीजन। इसमें नॉर्मली सब क्लासीफाई कर रखे हैं लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग। देखो, हाई आर्कटिक पोलर टाइप 65 से 45, उसके बाद नॉर्मली इसमें क्वेश्चन बनेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट का, मेडिटेरियन क्लाइमेट का। हॉट डेजर्ट आपको याद ही है, मानसूनल क्लाइमेट आपको याद है कि इंडिया वाला रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, ठीक है, अफ्रीका वाला रीजन, सूडान टाइप क्लाइमेट। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, मेडिटेरियन से या फिर स्टेपी से, चाइना से या सूडान टाइप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस PDF को आप
आप एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना। और ये है लास्ट में रिवीजन के लिए, जितना आप इसको रिवाइज करोगे बार बार, और इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू कर लेना, और लास्ट टाइम में ये रिवीजन के लिए इसमें सारे क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।